हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 69 और इसी के साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 मोतीलाल नेहरू मूव द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो ये गलत है, बाकी सही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया था CR दास ने नागपुर सेशन में, वो भी 1920 में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द बरदौली रेजोल्यूशन ऑफ 1923 वाज पास्ड बाय द वल्लभ भाई पटेल हु आस्क्ड द पीजेंट नॉट टू पे टैक्सेस एंड द टेनेंट्स नॉट टू पे रेंट। बरदौली जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसमें उन्होंने पीजेंट्स यानी कि किसानों से टैक्स पे करने से मना किया था और टेनेंट्स यानी वो लोग जो कि खेतों को रेंट पे लेते हैं यानी किराए पे लेके बोते हैं, उनको रेंट देने से मना किया था। सेकेंड है, द अकाली मूवमेंट फॉर रेस्टिंग द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वाराज फ्रॉम द करप्ट महंस वाज अ पार्ट ऑफ द जनरल मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। यानी कि अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें जो गुरुद्वारास थे तो उसमें जो करप्ट मूवमेंट से उनको दूर करने की बात कही, उनको हटाने की बात कही थी, जो कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पे लिया जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चौरी चौरा इंसिडेंट लेड गांधी टू कॉल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम द बरदौली। यानी चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसी की वजह से गांधी ने बरदौली से इस मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा। लोकसभा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला है, लोकसभा हैज अ नॉर्मल टर्म्स ऑफ 5 ईयर आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। यानी लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 साल का ही होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली भंग हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। सेकेंड है, द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। यानी कि नेशनल इमरजेंसी एक एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है इसको हटाने का। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इनके पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति भी चाहे तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक यानी कि हटा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में स्टेटमेंट है, पहला है, ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि ये राष्ट्रपति के अनुमति से ही इस पद पे बने रह सकते हैं। दूसरा है, ही और शी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज और इलेक्शन बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और इलेक्शन। कहने का मतलब जो लोकसभा का स्पीकर बनता है वो जरूरी नहीं कि लोकसभा का मेंबर हो, बट बनने के बाद उसको 6 महीने के भीतर लोकसभा का मेंबर या किसी भी सभा का मेंबर बनना अनिवार्य है। सॉरी, लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा की बात हो रही तो लोकसभा का मेंबर बनना अनिवार्य है। दूसरा है, ही और शी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज और रिजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर। यानी कि अगर वो रिजिग्नेशन देना चाहते, रिज़ाइन करना चाहते अपने पद से, तो उनको अपना रिजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर को देना होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 3 ओनली, बाकी के 2 स्टेटमेंट गलत है। जो सिक्योरिटी ऑफ इनकी जो टेन्योर होती है वो सिक्योर होती है, यानी कभी भी प्रेसिडेंट चाहे तो हटा नहीं सकता है। इनको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करना होता है लोकसभा में, जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जितने मेंबर हैं टोटल 545, उसमें से जितने हैं
उनमें से मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्रेजेंट एब्सेंट का लेना देना नहीं है। सेकेंड है द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, जो स्पीकर होते हैं वो उन्हीं मेंबर में से सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जो ये नॉन मेंबर की बात करें ऐसा नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द ड्रैकिस पैसेज, जो ड्रैकिस पैसेज है ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। ये साउथ अमेरिका के पास है। केप हॉर्न एंड द साउथ शीटलैंड आइलैंड ऑफ द अंटार्कटिका, ये इनके मतलब बीच में पड़ता है। अमेरिका के इस हिस्सों में ये ड्रेक पैसेज बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बेदुइन आर नोमैडिक ट्राइब्स प्रेजेंट इन द अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट एशिया। बेदुइन एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब मतलब जिनकी कोई लिखी हुई कोई किताब ऐसी नहीं है और वो जंगलों में रहते हैं और अपना भोजन भी वहीं से लेते हैं। तो ये अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं। सेकेंड, मजाई ट्राइब्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न अफ्रीका, यानी जो मजाई ट्राइब है ये ईस्ट अफ्रीका में यानी कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तीसरा, इस्किमोस आर अ नेटिव ऑफ अ कोल्ड टुंड्रा रीजन, जो इस्किमोस है वो कि टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। ये ट्राइब टुंड्रा रीजन में रहती हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट चमन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, हाल ही में आप लोगों ने अखबारों में या कहीं न्यूज़ में सुना होगा एक प्रोजेक्ट चमन। तो आपको बताना है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब वो कल्चर जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। ये एक मेजर ड्राइवर है ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH करके स्टार्ट किया गया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर। इसको स्टार्ट किया गया था सितंबर 2014 में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट विच आर नेसेसरी और बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट के संदर्भ में बताना है वो मैक्रोन्यूट्री जो कि प्लांट के ग्रोथ यानी पौधे की जो ग्रोथ होती है उसमें ज़रूरी होती है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती हैं। ए है नाइट्रोजन, सेकेंड है कैल्शियम, थर्ड आयरन, फोर्थ सल्फर और 5 सोडियम। तो आपको बताना है कौन से इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 4 ओनली। थर्ड वाला गलत है। तो इसमें दे आर एक्चुअली इसमें टोटल 20 मिनरल एलिमेंट्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाइड बाय एयर एंड वाटर होता है। और 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो कि ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये माइक्रो एक्चुअली हम अलग से देते हैं, बट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो सॉइल में या उस प्लांट के जरिए उसमें मौजूद होती हैं, तो इसलिए उनको मैक्रो बोलते हैं और इनको माइक्रो। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बोल्ड क्विट। बोल्ड क्विट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। तो
तो इसका सही आंसर है सी, द वर्चुअल फेंस है कि ये वर्चुअल फेंस मतलब कि डिजिटली एक तरीके का फेंसिंग किया गया, बॉर्डर की तरह बनाया गया सिक्योरिटी के लिए, जो कि इंडियन आर्मी को इनेबल करता है टू एग्जीक्यूट ह्यूमन लेस रियल टाइम नेविगेशन होता है इसमें बॉर्डर का। हाल ही में आपने देखा होगा कि काफ़ी डिजिटल इंडिया का मतलब प्रधानमंत्री जी हमारे प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसी में ये लाया गया है। इसमें ये बोर्ड क्विल्ट है, ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे यूज़ हो रहा है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल। ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। इट इज़ अ स्पीसीज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। This species has been categorized as a near threatened by the red list of IUCN and the schedules red list sites रिलीज करता है शेड्यूल 2। इसमें मतलब इसको लिया गया नियर थ्रेटेड में। और थर्ड है, इट इज़ अ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसमें यही बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर A 1 and 2 ओनली, बाकी के थर्ड वाला गलत है। ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल है, ये नेस्ट इन वेस्टर्न घाट्स में होती है, ना कि नॉर्थ ईस्ट में, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादातर, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तक जो कि फैला हुआ है पालनी हिल्स तमिलनाडु। हाल ही में इसको पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट में नियर गिंगी इन द ईस्टर्न घाट में पाया गया है। ग्रिजल्ड स्क्वायरल है ये। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट वीडियो यानी कि जीएस टेस्ट पेपर जो हमारा 68 था, इससे पहले वाला, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। आई होप आप सब ने सही किया हो। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था द दांदा नाता फेस्टिवल हैज़ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दांदा नाता फेस्टिवल है, ये किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है सी, ओडिशा। ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और एक ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 69 का यानी कि 69वें का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपके ए ओजोन, बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोमाइन और डी है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।